नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जो हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है, संकरण का जो टॉपिक है, ये 11th वाले स्टूडेंट हो, 12th वाले हो, बीएससी वाले हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर बहुत सारे केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो शुरुआत करें अपन हाइब्रिडाइजेशन की, संकरण के बारे में चर्चा करते हैं। संकरण क्या होता है? संकरण भैया, संकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो संकरण के आधार पर क्या है, एक जो ऑर्बिटल्स होते हैं, नए टाइप के ऑर्बिटल्स का निर्माण करना होता है। नए टाइप के ऑर्बिटल्स का निर्माण कैसे करें? जैसे हम केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, बॉटनी में हाइब्रिडाइजेशन होता है, जूलॉजी में हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे कि एक पौधे का दूसरे पौधे से हाइब्रिडाइजेशन संकरण करवा के एक नई प्रजाति का पौधा पैदा हो जाता है। ऐसे एक प्रजाति जो जंतु की दूसरी प्रजाति के बीच में अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एक नई प्रजाति का जन्म हो जाता है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के जो ऑर्बिटल होते हैं वो मिलकर आपस में एक नए प्रकार के ऑर्बिटल का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संकरण। तो संकरण की जो डेफिनेशन लिखेंगे, संकरण की डेफिनेशन ये होगी कि लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल, भिन्न आकृति के ऑर्बिटल या कक्षा एक ही बात है ना, ऑर्बिटल आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर उतने ही नए समान ऊर्जा व आकृति के ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संकरण कहते हैं। लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर उतने ही नए समान ऊर्जा व आकृति के ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। ओके, मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब इसके जो है रूल्स क्या है, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के रूल्स क्या क्या हैं, इसके रूल्स क्या है संकरण के, इस पर चर्चा करते हैं। संकरण के नियम, क्या क्या नियम फॉलो होने चाहिए। संकरण के नियम शर्तें क्या क्या है संकरण के लिए? चलिए, पहली शर्त ये होगी, पहली शर्त ये होगी संकरण के लिए कि ऑर्बिटलों की ऊर्जा लगभग समान होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। पहली शर्त लिखिए, ऑर्बिटलों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। किसकी ऊर्जा? ऑर्बिटलों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ऑर्बिटल की ऊर्जा बहुत कम है और एक ऑर्बिटल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो उस प्रक्रिया में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये तो ले रखा S और ये ले रखा अपनों ने P, ठीक है। अगर ये 2S और 2P है तब तक तो ठीक है कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन यदि मैं ले रहा हूँ
कि एक 2s और यहाँ पर ले रहा हूँ 3s ले रहा हूँ, तो इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा। 2s की एनर्जी और 3s की एनर्जी या 3p की एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 2s और 3p के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो, ऐसा नहीं होगा। 2s और 2p का हाइब्रिडाइजेशन होगा और नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, नए ऑर्बिटल मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है s और p मिलकर दो नए sp संग्रहित ऑर्बिटल बनाएंगे। एक s और एक p मिलकर दो नए sp संग्रहित ऑर्बिटल बनाते हैं। एक s और दो p मिलकर तीन sp2 संग्रहित ऑर्बिटल बनाते हैं। एक s और तीन p मिलकर चार sp3 संग्रहित ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये होता है, ठीक है। चलिए, तो पहली शर्त क्या लिखी अपनों ने, लगभग ऑर्बिटलों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं भैया। कौन भाग लेता है, ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं, मुख्य रूप से ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं। और उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं, उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। कुल मिला के जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं, उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। अब देखो बड़ी मस्त चीज आ रही है कि संकरण की प्रक्रिया में आधे भरे ऑर्बिटल, पूरे भरे ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल अर्थात सभी प्रकार के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए, संकरण की प्रक्रिया में आधे ऑर्बिटल, पूरे ऑर्बिटल, आधे भरे ऑर्बिटल, ऐसा लिख लेते हैं, आधे भरे ऑर्बिटल, पूरे भरे ऑर्बिटल, तथा खाली ऑर्बिटल, अर्थात सभी प्रकार के ऑर्बिटल भाग लेते हैं। चलिए, तो संकरण की प्रक्रिया में आधे भरे ऑर्बिटल, पूरे भरे ऑर्बिटल और खाली ऑर्बिटल सभी प्रकार के ऑर्बिटल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अगला क्या नियम है, संकरण की क्रिया में भाग लेने वाले, संकरण की क्रिया में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों, संकरण की प्रक्रिया में या संकरण की क्रिया में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों की संख्या के आधार पर, भाग लेने वाले ऑर्बिटलों की संख्या के आधार पर संकरण का नामकरण किया जाता है। मतलब जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उस आधार पर संकरण का नामकरण किया जाता है। देखिए थोड़ा सा संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों की संख्या के आधार पर संकरण का क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। जैसे अपन sp संकरण कह रहे हैं तो एक s और एक p मिलकर दो sp बना रहे हैं तो इसको sp संकरण कह रहे हैं। sp2 संकरण कह रहे हैं तो एक s और दो p मिलकर तीन sp2 संकरित ऑर्बिटल बन रहे हैं तो उसको क्या कह रहे हैं, sp2 संकरण कह रहे हैं। sp3 संकरण कहते हैं तो एक s और तीन p मिलकर चार sp3 बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, अपन sp3 संकरण कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे s व p मिलने पर sp संकरण होता है, एक s व दो p मिलने पर sp2 संकरण होता है,
एक एस व 3 पी मिलने पर sp3 संकरण होता है। एक एस 3 पी और 1 डी मिलने पर sp3d संकरण होता है। ठीक है, तो ये है। तो संकरण के आधार पर अगला पॉइंट है, चौथा तो ये हो गया बेटा, पांचवा, संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर अणु की ज्यामिति, अणु की ज्यामिति तथा बंध कोण के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, अब लास्ट पॉइंट बड़ा रोचक पॉइंट है, बड़ा मजेदार पॉइंट है कि संकरण एक कल्पना मात्र है, संकरण एक कल्पना मात्र है जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों के स्पष्टीकरण में किया जाता है। लिखिए, संकरण एक कल्पना मात्र है जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों के स्पष्टीकरण में किया जाता है। मतलब कल्पना कीजिए कि यहाँ ये होता होगा, ये एक एस और ये पी और एक 2 sp बनते हैं, एक एस और 2 पी मिलकर 3 sp2 बनते हैं, ये चीज़ें हैं। तो संकरण एक कल्पना मात्र है, संकरण एक कल्पना मात्र है, संकरण एक कल्पना मात्र है जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों के स्पष्टीकरण में किया जाता है, स्पष्टीकरण में किया जाता है। तो भाई साहब, ये संकरण के मेन नियम मैंने बताए। संकरण क्या है? तो लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल आपस में मिलकर उतने ही नए समान ऊर्जा और आकृति के ऑर्बिटल बनते हैं, इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। जैसे एक एस और 2 पी मिलकर 2 sp बनाते हैं, एक एस और 2 पी मिलकर 3 sp2 बनाते हैं, एक एस और 1 पी मिलकर 2 sp बनाते हैं, एक एस और 3 पी मिलकर 4 sp3 बनाते हैं। ये चर्चा अपन करते हैं अभी। तो ये नियम नोट कर लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स, संकरण के नियम। ठीक है, ये होगी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं संकरण के प्रकार में। तो संकरण के प्रकार में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे sp संकरण। संकरण के प्रकार में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं sp संकरण, पहला टाइप sp संकरण, sp संकरण। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करेंगे? sp संकरण के बारे में। sp संकरण, तो जैसा कि हमने अभी बात करी है कि संकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर उतने ही नए समान ऊर्जा और आकृति के ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। जैसे मैं बात करूं कि भैया मेरे पास 5 रुपये हैं, है ना, दोनों दोस्त मेले में घूमने जा रहे हैं, एक के पास 5 है, एक के पास 15 रुपये है। तो मेले में दोनों शर्त इसी शर्त पे जाएंगे, एक के पास कितने रुपए हैं? 5 रुपये हैं, और एक के पास कितने रुपए हैं? 15 रुपये हैं। ओके, अब ये इसी शर्त पे जाएंगे आगे कि दोनों के पास 10-10 रुपये हो जाए, 10 रुपये इसके पास, 10 रुपये इसके पास, टोटल कितने हो गए? एनर्जी, लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल थे। लेकिन संकरण के बाद में क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन के बाद में इनके पास बराबर एनर्जी हो गई और बराबर आकार हो गया, छोटा बड़ा कोई नहीं रहा दोनों में, है ना, दोनों में छोटा बड़ा कोई नहीं रहा, पैसे वाला और गरीब कोई नहीं रहा। मेरी बात समझे आप? अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक के पास 5 और एक के पास 15 और 15 और 5 20 और एक के पास 10 और एक के पास 15 रुपये हैं। ठीक है, 5, 10 और 15 कितने हो गए टोटल? 30 रुपीज़ हो गए ना, 30 रुपीज़, 5, 10, 15, 30 रुपीज़। अभी क्या होगा? इनको मेले में जाना, तो क्या करेंगे? 10, 10, 10 बराबर बांट दो, ये हो गए 30 रुपये। फिर जाओ मेले में घूमने के लिए, फिर सभी में क्या होगी? समानता होगी। तो संकरण की प्रक्रिया में
जैसे कि ये एक एस है, गोलाकार है, प्लस एक लिया, ये पी लिया, एक एस और ये एक पी, ठीक है। ये एस है और ये पी आर्बिटल्स हैं। एक एस और एक पी मिलकर कितने बनाएंगे, 2 एस पी। तो एक एस पी तो ये हो गया और एक एस पी ये हो गया, ये एक एस पी ऑर्बिटल ये और एक एस पी ऑर्बिटल ये। मेरी बात समझे आप, एक एस पी ऑर्बिटल ये और एक एस पी ऑर्बिटल ये। बॉन्ड एंगल इसमें कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। और जब sp संकरण होगा तो शेप कौन सा दिखेगा आपको, लीनियर शेप दिखेगा, रेखीय शेप दिखेगा। मेरी बात समझना आप, लगभग समान ऊर्जा है और आकृति कैसी होनी चाहिए, भिन्न आकृति। तो जैसे कि ये जो है, ये जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। पी ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो कैसी होती है, डम्बल शेप है, ये डमरू के आकार की शेप है। ये एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस मान लो इनको आप, ठीक है। एक्स वाई और जेड एक्सिस मान लो आप, एक्स वाई और जो भी है एक्स वाई और जेड एक्सिस मान लिया, एक्स वाई जेड एक्सिस मान लिया। तो एस ऑर्बिटल में सभी अक्षों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व समान रहता है। पी ऑर्बिटल में अलग अलग एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व रहता है, उस आधार पर उनको पी एक्स, पी वाई और पी जेड कहते हैं। पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है किस पोजीशन पर है, एक्स एक्सिस पर हो, है ना। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर हो तो उसे पी एक्स कहेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व वाई एक्सिस पर हो, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड। अगर वाई एक्सिस हो तो उसे कहेंगे पी वाई। और यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व जेड एक्सिस पर हो तो उसे कहेंगे पी जेड ऑर्बिटल। तो पी में 3 प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एस में एक ही प्रकार होता है, डी में 5 प्रकार होते हैं और एफ ऑर्बिटल के जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। तो हम स्टडीज जो करते हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, है ना। तो एस उपकोष में केवल एक एस ऑर्बिटल होता है, पी उपकोष में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, डी उपकोष में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं और एफ उपकोष में 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल बातें। तो हम बात कर रहे हैं एसपी संकरण की। किसकी बात कर रहे हैं भैया, एसपी संकरण की। एसपी संकरण क्या होता है, तो इस प्रकार के संकरण में, इस प्रकार के संकरण में भाग लेने वाले परमाणु, इस प्रकार के संकरण में भाग लेने वाले, इस प्रकार के संकरण में केंद्रीय परमाणु का, इस प्रकार के संकरण में केंद्रीय परमाणु का एक एस तथा एक पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, एक एस तथा एक पी ऑर्बिटल मिलकर 2 sp संकृत, 2 sp संकृत ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रकार के संकरण में एक एस, केंद्रीय परमाणु का एक एस तथा एक पी ऑर्बिटल मिलकर 2 sp संकृत ऑर्बिटल बनते हैं या 2 नए sp संकृत ऑर्बिटल बनते हैं। यह संकृत ऑर्बिटल रेखीय ज्यामिति में उपस्थित रहते हैं, जैसे कि एक एस और एक पी मिलकर 2 sp बना दिए। यह संकृत ऑर्बिटल रेखीय ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं तथा बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यह ऑर्बिटल रेखीय ज्यामिति में स्थित होते हैं तथा बंद कोण 180 डिग्री का होता है। बंद कोण 180 डिग्री का
होता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हो गया sp संकरण के बारे में। अब sp संकरण का अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या है भैया sp संकरण का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखो, चलो एग्जाम्पल उदाहरण, BeCl2 का अणु। मेरी बात ध्यान से सुना, BeCl2 के अणु में बेरिलियम क्या है, केंद्रीय परमाणु है। BeCl2 के अणु में बेरिलियम क्या है भैया, केंद्रीय परमाणु है। तो देखो यहाँ ध्यान से, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है BeCl2 की ऐसे होती है, ये Cl और ये Cl। यहाँ पर अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का। ज्यामिति कैसी दिख रही है, इसको रेखी ज्यामिति दिख रही है आपको। कैसी ज्यामिति दिख रही, रेखी ज्यामिति दिख रही है आपको। यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु है इसका कौन सा, sp, ये केंद्रीय परमाणु उसका sp, ये बेरिलियम है भैया, एक sp ये और एक sp ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका sp और ये sp ये पार्टिसिपेट करेंगे और ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। तो ये क्लोरीन के p ऑर्बिटल जो है ऐसे ओवरलैप करते हैं, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल और ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है इस तरीके से ये जो निर्माण हो रहा है, ये किसका निर्माण हो रहा है, क्लोरीन के BeCl2 के अणु का निर्माण हो रहा है, ठीक है। किसका निर्माण हो रहा है, BeCl2 का अणु का निर्माण हो रहा है। तो BeCl2 में केंद्रीय परमाणु क्या है, बोरान है। लिखोगे आप, BeCl2 में केंद्रीय परमाणु बोरान है। चलिए संकरण के नियम ये हो गया। तो BeCl2 में केंद्रीय परमाणु क्या है, B है। BeCl2 में केंद्रीय परमाणु कौन है, बेरिलियम है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 और ये 2s2। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 होता है। तो भैया बेरिलियम के जो यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे ऑर्बिटल में, इस तरीके से भर लिए, ये s, लेकिन p इसके पास अभी खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। ये 2p क्या है, खाली पड़ा हुआ है। ये है ग्राउंड स्टेट, बोले तो सामान्य अवस्था। क्या है ये, सामान्य अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो कहाँ चला जाएगा, एक यहाँ पर चला जाएगा। तो उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन को अपनों ने S से कहाँ पर भेज दिया, P में भेज दिया। यहाँ से कहाँ पर भेज दिया, P में भेज दिया। ये यहाँ पर P में भेज दिया। ये जो अगर अपन बात करें तो ये जो है ये क्या, आउटर शेल है। आउटर शेल कौन सा, ये बाहरी कक्षा आउटर शेल कह सकते, दूसरी कक्षा इसकी आउटर शेल है बेरिलियम की। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपनों ने कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। अब ये एक S और एक P मिलकर, एक S और एक P मिलकर क्या बना रहा है भैया, 2 sp संकरित ऑर्बिटल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 2 sp। यहाँ पर S है, यहाँ पर S है, यहाँ पर P है, लेकिन यहाँ पर S और P से क्या बन जाएगा, ये भी sp है और ये भी sp है, ये भी sp है और ये भी। यहाँ पर अकेला S ऑर्बिटल है, यहाँ पर अकेला P ऑर्बिटल है। लेकिन जब संकरण होगा, संकरण की प्रक्रिया होगी तो एक S और एक P से 2 sp बनेंगे। तो ये S, ये और ये, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्या उपस्थित है भैया, इन दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और अगर इनकी आगे की बात करेंगे, ये वाले 2 ऑर्बिटल हो रहे, तो ये असंकृत p ऑर्बिटल हो जाएंगे, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। असंकृत p ऑर्बिटल होंगे। और इन दोनों ने संकरण में पार्टिसिपेट किया।
एक एस और एक पी मिले, तो कितने बने भैया, 2 sp संकरित ऑर्बिटल बन गए, 2 sp संकरित ऑर्बिटल बन गए यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तेजित बेरिलियम परमाणु का एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल मिलकर कितने बनाता है, 2 sp संकरित ऑर्बिटल बनाता है, 2 sp संकरित ऑर्बिटल बनाता है, जिनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इनमें क्या है, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यहाँ तक क्लियर है। अब होगा क्या कि यहाँ पर आएगा भैया क्लोरीन 17। तो क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये लिखा मैंने 3p5। तो 3p5 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5वां इलेक्ट्रॉन। तो भैया क्लोरीन का जो ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला 3pz है, ये 3py है और ये 3px है। तो ये जो 3pz ऑर्बिटल है, 3pz ऑर्बिटल ये किससे ओवरलैप करेगा, इस इन sp से। तो यहाँ पर जैसे ये बेरिलियम लिया तो बेरिलियम का एक sp तो मिट जा रहा भैया, बेरिलियम का एक sp ये और एक sp ये, 2 sp। अब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन बता दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन ये बता दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये बता दिया। मेरी बात सुनना। अब आए 3pz, तो ये क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल आया भैया, क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल। तो ये 3pz ऑर्बिटल आया ऐसे, ये 3pz, ये क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल है, ये क्लोरीन का है, ये 3pz ऑर्बिटल, इसको कह रहे हैं अपन 3pz ऑर्बिटल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ये मौजूद है, वो यहाँ पर आ गया। दूसरा क्लोरीन आया, उसका भी 3pz ऑर्बिटल ये आ गया। तो यहाँ पर ये sp और ये p ओवरलैपिंग हो रही है, ये sp और ये p ऑर्बिटल हैं, इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, एक तरह से spp ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ देखें अपन कि जो BeCl2 की जो शेप होगी, BeCl2 की जो आकृति होगी वो कैसी होगी, रेखीय। मतलब ये B, ये Cl और ये Cl, यहाँ पर जो ये जो बॉन्ड बना ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना। बॉन्ड कैसे बना, ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बना। और कौन से कैसे ऑर्बिटल, आधे भरे हुए ऑर्बिटल के समाक्ष अतिव्यापन से ये वाले बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो होगा ये sp, इसका sp और इसका sp, और क्लोरीन का p और इस क्लोरीन का p ऑर्बिटल क्या कर रहा है, spp ओवरलैपिंग हो रही है, इधर spp ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पर मैं कहूँ कि बॉन्ड एंगल कितना है, तो बॉन्ड एंगल जो है इसका कितना है, 180 डिग्री है। और अणु की ज्यामिति की बात करें तो अणु की ज्यामिति कैसी है, इसकी रेखीय है। ज्यामिति कैसी होगी, रेखीय। तो अपने को यहाँ पर संकरण की प्रक्रिया से BeCl2 की आकृति के बारे में जानकारी मिल रही है कि भैया BeCl2 रेखीय होगा। BeCl2 के बॉन्ड एंगल के बारे में जानकारी मिल रही है कि BeCl2 का बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री होगा। तो जो मैंने बताई ना वो कि वही चीज़ें आपको, जैसे मैंने ओरली बोली है, वही चीज़ें आपको थ्योरी में लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये तो है सामान्य अवस्था, ये है एक्साइटेड स्टेट, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर लिखा, बेरिलियम का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होता है, तो ये 1s2 2s2 लिख दिया, ये 1s2 है और ये 2s2 है, ये 1s2 है और ये 2s1 हो गया और 2px1 हो जाएगा। ठीक है, तो बेरिलियम की उत्तेजित अवस्था में एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाता है, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है ना, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। इनमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है आपके सामने, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन के 2 परमाणुओं के, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन के 2 परमाणुओं के, कितने परमाणु मिल रहे हैं, 2, क्लोरीन के 2 परमाणुओं के 3pz ऑर्बिटल के साथ में अतिव्यापन करता है और BeCl2 का अणु का निर्माण होता है। अणु की आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है और बॉन्ड एंगल कितना होता है इसमें, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और यहाँ पर spp सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये एक ही बॉन्ड बन रहा है तो इसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। बॉन्ड कौन सा बन रहा है, यहाँ पर B और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो साथियों आज हमने ये sp संकरण के बारे में कुछ चर्चा करी। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो है बेरिलियम यहाँ पर बीचों बीच विद्यमान है, आपका बेरिलियम यहाँ पर बीच में विद्यमान है और एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये BeCl2 का मॉलिक्यूल हो गया, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर और B कहाँ पर आपका, यहाँ पर बेरिलियम यहाँ पर। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है और ज्यामिति कैसी होगी, रेखीय होगी।
ओके, तो साथियों हम आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। कल हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडेशन के, sp3 हाइब्रिडेशन के, sp3d हाइब्रिडेशन के। ये सारे जो हैं हाइब्रिडेशन के सारे टॉपिक हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो सारे वीडियो ध्यान ढंग से देखिएगा। बेसिकली ये बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए और क्लास 11th दोनों के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।